नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीराज अपने YouTube चैनल मुनी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो विषय हम आपके साथ लेकर आए हैं वह है समाजशास्त्र का उद्भव व विकास से संबंधित। समाजशास्त्र चूँकि एक नया विषय है, इसलिए इसके उद्भव व विकास को समझना आवश्यक है। इसके विकास को हम देखें तो हम इसके विकास को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है सन 1838 के पहले व दूसरा है सन 1838 के बाद। 1838 के पहले के विकास को हम अनौपचारिक विकास की श्रेणी में रखेंगे। अनौपचारिक विकास तथा 1838 के बाद के विकास को औपचारिक विकास की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि इसके बाद समाजशास्त्र को एक नाम मिला, एक पहचान मिली अगस्त काउंट के द्वारा। इसीलिए हम इसको औपचारिक विकास कहते हैं। जितना भी 1838 के बाद में हुआ उसको हम औपचारिक विकास की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि अनौपचारिक विकास के कालखंड में जितने भी विचारकों ने सामाजिक समस्याओं पर चिंतन प्रारंभ किया उनका दृष्टिकोण धार्मिक व दार्शनिक था। लेकिन सन 1838 के बाद जब समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में सामने आया तो सामाजिक समस्याओं पर चर्चा क्रमबद्ध व वैज्ञानिक रूप से प्रारंभ हुई। इसीलिए इसको हम औपचारिक विकास की श्रेणी में रखेंगे। इस कालखंड में बहुत सारे विचारक ऐसे थे जिन्होंने अपनी पुस्तकों के जरिए सामाजिक समस्याओं के विभिन्न पक्षों को सामने रखा। उनमें थे अरस्तु और प्लेटो। अरस्तु की पुस्तक आती है एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक। इन दोनों पुस्तकों में इन दोनों विचारकों ने समाज के विभिन्न पक्षों को उजागर किया या उनकी समस्याओं को उजागर किया। अगर हम इसके उद्भव के कारणों की तरफ चलें समाजशास्त्र के उद्भव के कारक एक खंड में हम बांट सकते हैं सामाजिक कारक और बौद्धिक कारक। सामाजिक कारक कौन थे और बौद्धिक कारक कौन थे? सामाजिक कारकों में हम पुनर्जागरण, ज्ञानोदय काल, फ्रांस की क्रांति या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति को मानते हैं। जबकि बौद्धिक कारकों में राजनीति का दर्शन, इतिहास का दर्शन, उद्विकास के जैविक सिद्धांत और सामाजिक सर्वेक्षण, इनको हम बौद्धिक कारकों की श्रेणी में रखेंगे। हम समाजशास्त्र के उद्भव को पुनर्जागरण काल से समझने की कोशिश करते हैं। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना, और यह एक आंदोलन था जो कि 15वीं शताब्दी में इटली से प्रारंभ हुआ। क्योंकि 15वीं शताब्दी में यूरोप में एक ऐसी स्थिति बनी थी जहां पर एक देश दूसरे देश पर लगातार आक्रमण होते जा रहे थे। इसलिए विभिन्न विद्वानों ने इटली में जाकर वहां पर रहना प्रारंभ किया और वहीं से सामाजिक समस्याओं या तार्किक चिंतन प्रारंभ किया। विद्वानों ने विभिन्न विषयों पर तार्किक चिंतन प्रारंभ किया
क्योंकि इससे पहले जो जिन भी कार्यों पर चिंतन किया जाता था उनका आधार धार्मिक व दार्शनिक होता था, या ये माना जाता था कि इस कार्य के पीछे किसी दैवी शक्ति का हाथ है, और किसी कार्य या कारण की खोज नहीं की जाती थी। जबकि पुनर्जागरण काल तक आते आते धार्मिक अंधविश्वासों से मोह भंग होने लगा था लोगों का, तथा राजा के दैवी अधिकारों का विरोध प्रारंभ हो गया था। क्योंकि यूरोपीय समाज उस समय का था, ऐसा था जहाँ पर चर्च बहुत महत्वपूर्ण था। उसके बाद राजा और आम जनता। ये ऐसी वर्ग व्यवस्था थी जो कि अत्यंत शोषणकारी थी। आम जनता के कर से चर्च और राजा का जीवन चलता था। इससे एक और कोई अधिकार भी यहाँ पर आम जनता को विशेष नहीं दिए गए थे। राजा को ये माना जाता था कि राजा दैवी अधिकारों से युक्त है और देवता ने इन्हें हम पर शासन करने के लिए पृथ्वी पर भेजा है। तो इस चरण में पुनर्जागरण काल में राजा के दैवी अधिकारों का विरोध प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे जन साधारण में भी तर्क करने की क्षमता आई। वो भी कार्य कारण की खोज करने लगे। किसी भी घटना के पीछे वे कारणों की खोज करने लगे। तार्किक रूप से उनके विचार वो सोचने लगे। ज्ञानोदय काल, ये काल 17वीं शताब्दी में इटली से ही प्रारंभ हुआ और 18वीं शताब्दी के मध्य तक ये पूरे यूरोप में फैल गया। ज्ञानोदय काल एक मानव व्यवहारों और सामाजिक व्यवस्था पर तार्किक चिंतन था, जिसने मानव की सोच को ही बदल के रख दिया। ज्ञानोदय के काल में ही दो मुख्य वाणिज्यिक क्रांति तथा वैज्ञानिक क्रांति हुई, जिन्होंने बहुत सारी नई नई मशीनों का निर्माण हुआ इस काल में, और वाणिज्यिक व्यापार बढ़ा, जिससे मध्यम वर्ग मजबूत हुआ। इस काल में धार्मिक मान्यताओं, चर्च व राजा के मनमाने फैसलों का विरोध होना प्रारंभ हो गया। चर्च राजा के मनमाने फैसलों का विरोध होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि जो आम जनता थी वहाँ पर वो राजा इतने कर उन पर लगा देता था कि उनका खुद का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता था। तर्क के आधार पर ही व्यवस्थाओं को स्वीकार करने पर बल दिया गया ज्ञानोदय काल में। अगर हम समाजशास्त्र के उद्भव के मुख्य कारणों की बात करें तो मुख्य कारण आते हैं फ्रांस की क्रांति व औद्योगिक क्रांति। फ्रांस की क्रांति ने जहां पश्चिमी यूरोप में या फ्रांस में स्वतंत्रता व समानता को प्रोत्साहित किया, अर्थात लोकतंत्र की स्थापना को बल दिया, जहां पर सबको समान अधिकार प्राप्त हों, और औद्योगिक क्रांति ने बृहद उत्पादन, औद्योगिकरण, नगरीकरण को बढ़ावा दिया। औद्योगिक क्रांति के कारण छोटे छोटे जो उद्योग थे या लघु उद्योग थे वह समाप्त होने के कगार पर पहुंच गए, और औद्योगिक क्रांति ने लोगों के पलायन को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि औद्योगिकरण हुआ, उसके फलस्वरूप नगरीकरण हुआ। इन सब परिवर्तनों के बाद एक और फ्रांस की क्रांति ने लोकतंत्र की स्थापना की, जिसके जरिए लोगों ने स्वतंत्रता व समानता व समान अधिकारों की मांग की। वहीं औद्योगिक क्रांति ने मध्यम वर्ग को बहुत मजबूत किया।
तो इन सब कारणों ने जो यूरोपीय वर्ग व्यवस्था थी, यूरोपीय वर्ग व्यवस्था को बदल दिया। यूरोपीय वर्ग व्यवस्था क्या थी तब? यूरोपीय वर्ग व्यवस्था चर्च, राजा और छोटे व्यापारी और आम जनता। तो इस वर्ग व्यवस्था को पूरी तरीके से बदल दिया और एक नए वर्ग, पूंजीपति वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। अब इन सारे परिवर्तनों, इस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक क्षेत्रों में बहुत सारे परिवर्तन हुए। इन सारी बदली हुई व्यवस्थाओं का अध्ययन किसी भी अन्य विज्ञान के अंतर्गत करना संभव नहीं था। इसीलिए बदली हुई यूरोपीय सामाजिक संरचना को समझने हेतु सेंट साइमन तथा जेम्स मिल ने एक ऐसे विज्ञान को विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया जो समाज का वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन कर सके। सेंट साइमन तथा जेम्स मिल ने एक ऐसे विज्ञान को विकसित करने पर बल दिया जो सामाजिक संरचना का वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन कर सके। सेंट साइमन से ही प्रेरित होकर ऑगस्ट कॉम्ट ने एक ऐसे विज्ञान की रूपरेखा प्रस्तुत की जो समाज का वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन कर सके, जिसे उन्होंने सन 1838 में समाजशास्त्र का नाम दिया। समाजशास्त्र का नामकरण होने के बाद समाजशास्त्र का सबसे ज़्यादा विकास अमेरिका में हुआ। अमेरिका में सबसे पहले 1876 में येल विश्वविद्यालय इसका एक विषय के रूप में पठन पाठन प्रारंभ हुआ। इसके बाद 1889 में फ्रांस में 1907 इंग्लैंड में, इस तरह से विभिन्न देशों में समाजशास्त्र का पठन पाठन प्रारंभ हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।